हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे और आप लोग बताना है कि किस तरह से मैंने समझाया। मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, बट मैं आपको ये समझा दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको प्रीलिम्स और मेंस में जो है सटीक जो है फिट होते हैं। ठीक है, तो ये जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये उड़ान जो है हम अपना पेन ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ से देखो ये उड़ान। ठीक है, उड़ान का ये मैगज़ीन है, मेरा मैगज़ीन एक बुक है और यहाँ से हम लोग आप लोगों को समझाएंगे कि किस तरह से चीज़ें समझनी है। ठीक है, तो समझते हैं, शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत ही अच्छा जो है सब्जेक्ट है और अगर आप प्रीलिम्स में यहाँ से कर देंगे तो ये विषय सूची हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले कहाँ से क्या करें। ठीक है, तो यहाँ से देखो और जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये है भारत में यूरोपियों का आगमन। तो ये चैप्टर है, ये है तो बहुत अच्छा। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन भी कई सारे दो क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन आप सबसे पहले कौन कब आया इसको बाद में रट लेना। लेकिन यहाँ से देख लेना कि कंपनी के विरुद्ध महसूल का प्रतिरोध, मतलब इस चैप्टर को यहाँ से उठा लेना और कर लेना। ठीक है, उसके बाद आए समरोचता के लिए आंग्ल मराठा संघर्ष, फिर सिंध और पंजाब विजय, प्रशासनिक नीति के माध्यम से ब्रिटिश सर्वोपरिता का विस्तार, ब्रिटिश भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, ये बाद में कर लेना। और एक कर लेना नागरिक विद्रोह। ठीक है, इस यूनिट को आप अच्छे से करके जाना। ठीक है, उसके बाद है कि 1857 से पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह हुआ, तो अन्य नागरिक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, इनको एक नज़र आप लोगों को देखते जाना और ये घटना चक्र से देख लेना। फिर 1857 का विद्रोह, ये तो सबको रट जाता है, लेकिन कहाँ कहाँ कौन कौन जो है किसने किसने अध्यक्षता की, तो उसको देख लेना। ये लखनऊ से किसने की, है ना, लखनऊ से किसने अध्यक्षता की, और जो है बरेली से किसने की, मेरठ से किसने की, तो वो सब चीज़ें आप देख के जाना। ठीक, अब आए सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन। इस चैप्टर से एक से जो है 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएंगे कि कौन सी संस्था का नाम कैसे, कौन सी पुस्तक कैसे। ठीक है, तो इससे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। यहाँ से आपको पता चलेगा कि जैसे मंदिर प्रवेश आंदोलन है, तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। इसी में महात्मा गांधी से लेकर अम्बेडकर तक सब लोगों का आंदोलन यहाँ आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष, व्यक्तित्व और संगठन, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल मैं ये समझा रहा हूँ कि आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर बहुत अच्छे से करने हैं। भारत में आधुनिक राष्ट्रवादी की शुरुआत, तो आधुनिक राष्ट्रवादी शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले राजनीतिक संघ, इस वाले कर लेना। ठीक है, इसको जो है UPPCS के लिए जो है अच्छे से करके जाना। फिर आया आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना और नरमपंथी। तो यहाँ से आया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सारे लोग जानते ही हैं, लेकिन यहाँ से आपको क्या करना है, प्रमुख अधिवेशन और उनके अध्यक्ष, इसको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो अभी 1 मिनट के लिए मैं वीडियो, तो यहाँ से बता दिया कि प्रमुख कांग्रेस के अधिवेशन, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। इस चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। फिर ये मेंस का है नेहरू रिपोर्ट, लेकिन इसकी आपको संग याद रख लेना है, मुस्लिम और हिंदू सांप्रदायिक प्रतिक्रियाएं क्या रहीं, तो ये मेंस के लिए है और UPSC के लिए है। यहाँ से सबनावज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, रट लेना अच्छे से। ठीक है, और ये मेंस के हैं, गांधी और अम्बेडकर के बीच वैचारिक अंतर और समानताएँ, ये मेंस का टॉपिक है। ठीक है, गांधी जी का हरिजन अभियान, जाति व्यवस्था विचार, ये सब मेंस का है, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है, बढ़िया करके जाना है। ठीक, इसके बाद आता है सबनावज्ञा आंदोलन की वापसी, इसके कारण क्या क्या रहे, तो आप लोग जानते ही हैं कि कौन कौन से कारण रहे सबनावज्ञा आंदोलन की वापसी के। ठीक, चौरी चौरा कांड वगैरह। तो यहाँ से भारत सरकार अधिनियम 1935 आप लोगों को तैयार करके जाना है। कांग्रेस के भीतर दूसरे चरण की बहस, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया, संघर्ष की पद्धति पर कांग्रेस संकट काल, इसे मत पढ़ के जाना। अभी अगस्त प्रस्ताव अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक, अगस्त प्रस्ताव का इसके कई और नाम भी हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसे कहते हैं, कब हुआ, इसको याद रख लेना है। क्रिप्स मिशन, इन तीनों के क्रम वाइज आपको सीरियल याद कर लेना है
उसके साथ साथ आपको भारत छोड़ो आंदोलन, पाकिस्तान की मांग और INA मतलब इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो आपको ये सब जो है ये इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, इनको बहुत अच्छे से करके जाना है। फिर आता है युद्धोत्तर राष्ट्रीय परिदृश्य, मतलब युद्धोत्तर मतलब युद्ध के बाद सरकार के रवैये, चुनाव परिणाम, कैबिनेट मिशन। यहाँ से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसको कैबिनेट मिशन को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक, इसको अच्छे से कर लेना है। अंतिम सरकार में कौन कौन क्या था, ठीक है ना, किसके पास कौन सा मंत्रालय रहा, भारत में सांप्रदायिक और दोहर और प्रसारी सब मेंस का है, इसको मत करना भी। एटली का वक्तव्य करके जाना है। कांग्रेस की स्वीकृति वायसराय के रूप में माउंटबेटन, इसे पढ़ लेना है। डोमिनियन स्टेट विभाजन की योजना की स्वीकृति, ये एक नज़र देख लेना है। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसको आपको सही से करके जाना है। राज्यों का एकीकरण कब हुआ, गठन, तो यहाँ से भी एक नज़र डाल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से तो हमने ये देखा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि नरमपंथी नेता, ये सब लोग देख लेना है। उग्र राष्ट्रवाद को के कारण क्या रहे, ये उग्र राष्ट्रवादी मेंस के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को देख लेना है कि आंदोलन के प्रसार और कांग्रेस शक्ति क्या रही, सूरत विभाजन क्या है, ठीक है, इसको आपको देख के जाना है। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ, मतलब जो है मार्ले मिंटो सुधार के कारण क्या हैं, ठीक है ना, इससे पहले ये ख़त्म कब हुआ, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को उदय, ये मेंस के टॉपिक है। बाकी भारत और विदेशों के विभिन्न भागों में क्रांतिकारी गतिविधि, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है आपको, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया, मतलब प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया, होम रूल आंदोलन, ये बहुत अच्छे से कर लेते हैं। होम रूल ये मेंस के लिए भी है, प्रीलिम्स के लिए भी, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट। गांधी जी का उद्भव और उदय, इसके बारे में सब लोग जानते ही होंगे, एक नज़र डाल के जाना। गांधी जी कब आए, किससे मिले प्रथम, कौन साथ में था, कौन साथी नहीं थे, लॉलेट एक्ट क्या था, क्यों इसका लॉलेट एक्ट का विरोध कैसे हुआ, जलियांवाला बाग नरसंहार क्या है, कहाँ ये 13 अप्रैल 1919 में घटित हुए, तो इसके कारण क्या थे क्या नहीं था, वो सब चीज़ें आप लोगों को अच्छे से तैयार करके जाना है। फिर खिलाफत और असहयोग आंदोलन, तो खिलाफत क्या किसे है, असहयोग आंदोलन किसे कहते हैं, असहयोग आंदोलन के कारण क्या रहे, कौन कौन सम्मिलित रहे, ठीक, वो देख लेना है। खिलाफत कमेटी का गठन, गांधी जी की भागीदारी क्या रही, यही वो आंदोलन है जहाँ से गांधी जी को जो है वर्ल्ड फेमस, मतलब पूरे विश्व में ये अलग पहचान मिल गई, और भारत में भी जो है सबसे बड़े नेता गांधी जी बनकर उभरे। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के क्या संबंध है, सरकारी क्या प्रतिक्रिया रही, ये देख लेना। अब स्वराजवादी समाजवादी विचार और क्रांतिकारी गतिविधि को देख, ये मेंस का टॉपिक है, मत देखना इसको भी, अगर देखना चाहे देख लेना। साइमन और नेहरू रिपोर्ट, इसको देख लेना, ठीक है, इसको सिर्फ एक नज़र पढ़ के जाना। और उसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन, ये अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, एक दो क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। और उसके बाद आपको भारत में ब्रिटिश नीतियाँ कौन कौन सी रहीं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ इसका मतलब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर भारत में ब्रिटिश शासन का प्रभाव क्या रहा, ठीक है ना, तो भारत में ब्रिटिश शासन का प्रभाव क्या रहा, जैसे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उपनिवेशवाद के चरण कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मेंस के लिए, प्रीलिम्स दोनों के लिए। प्रेस का ऐतिहासिक यात्रा, प्रेस एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपके लेके आएगा, ठीक है, इसको कर लीजिए। औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास, ये एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, करके जाइए। औपनिवेशिक भारत में विकास, किसान संघर्ष, इससे 1 से 2 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, करके जाइए इसको, ठीक है, बहुत अच्छे से करके जाना कि आखिरकार किसान आंदोलन कहाँ कैसे कैसे हुए। भारतीय श्रमिक वर्ग के आंदोलन का विकास, यहाँ से जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैं आगे भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक, कि कैसे कैसे आते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल और वायसराय, मोस्ट इम्पोर्टेंट देख लेना, ये क्वेश्चन आएगा इसमें से एग्जाम के बाद बताना। महत्वपूर्ण कांग्रेस के अधिवेशन कौन कौन से रहे, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का, मतलब से बोलते हैं पक्का, ये पक्का है, श्योर है। तो यहाँ से जो है आप लोगों को जो है देखने को मिलेंगे क्वेश्चन ढेर सारे। और यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे ये किताब बड़ी अच्छे से बनाई गई है, क्विक रिवीजन प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, यूपीएससी के लिए भी और पीसीएस के लिए भी। यहाँ देखिए कैसे कैसे आपको पता ही है कि भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, ये इसका इतिहास दिया गया है।
कि कैसे जो है आगमन हुआ, कैसे नहीं हुआ, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले क्यों पहुँचे, इसका रीजन बताया गया है। ठीक है। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, जिन्हें नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, को वर्ष 1454 में पोप निकोलस पाँचवें द्वारा एक अधिकार पत्र दिया गया, जिससे उन्हें भारत तक के पूर्वी तट का अन्वेषण का अधिकार मिल गया था। फिर 1497 में जो है टॉर्डेसिलस की संधि हुई, इसको याद करके जाना, टॉर्डेसिलस की संधि। ठीक है। पुर्तगाल और स्पेन ने कई ईसाई दुनिया को केप बर्डे द्वीप समूह से 1300 मील पश्चिम में अटलांटिक में काल्पनिक रेखा द्वारा विभाजित कर दिया। तो यहाँ देख के जो है आगे बढ़ जाना। वास्को डी गामा कालक्रम में देख लिए, भारत में महत्वपूर्ण पुर्तगालियों का आगमन कालाधिक्रम। सबसे पहले कौन आया? वास्को डी गामा। ठीक है। वह 1501 में पुनः भारत और केन्नौर के एक व्यापारिक कारखाना उसने स्थापित कर लिया। उसके बाद देखिए, इसे जूम कर लेते हैं ना, ताकि आप लोगों को बड़ा बड़ा दिखाई दे जाए थोड़ा सा। 1498 में अब्दुल मजीद नाम के गुजराती नाविक के नेतृत्व में, कैसा था? गुजराती नाविक को उसके नेतृत्व में भारत पहुंचा और उसका जमोरिन ने, किसने? जमोरिन ने कहाँ पर? कालीकट के शासक द्वारा दोस्ताना उसका स्वागत किया गया, जिसके माध्यम से वह काली मिर्च के व्यापार से भारी मुनाफा हासिल करने में सक्षम हुआ। ठीक है, काली मिर्च के व्यापार से। आगे वास्को डी गामा ने 3 बार भारत का दौरा किया। कितनी बार किया? 3 बार, 1498, 1501 और 1554 में। उनके तीसरी बार आगमन के 3 महीने बाद ही 1524 में कहाँ पर? कोचीन में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अब ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल, वास्को डी गामा के बाद कौन आया? पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल। उन्होंने क्या किया? मसालों के व्यापार के लिए यात्रा शुरू कर दी। कब? सितंबर 1500 में। कहाँ? कालीकट के कारखाना इसने स्थापित कर दी 1500 में। ठीक है। ये कौन से हैं? सब ये पुर्तगाली हैं। फिर इसके बारे में सब कुछ पढ़ते रहिए। संघर्ष के बाद कैब्रल ने बाद में कोचीन और कैन्नौर में कहा। कोचीन और कैन्नौर में स्थानीय शासकों के साथ अनुकूल संधि सफलतापूर्वक कर ली। फिर कौन आया? वास्को डी अल्मोड़ा। ये अल्मोड़ा कब आया? ये 1505 में पुर्तगाल के राजा ने फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा को भारत का गवर्नर नियुक्त कर दिया इसने। ठीक है। अल्मोड़ा का मिशन पुर्तगाली स्थिति को मजबूत करना, मुस्लिम व्यापार को नष्ट करना, अदन, हॉर्मुज और मलक्का पर कब्जा करना था। उन्हें अंजादेवा, कोचीन, कैन्नौर और किलवा में किले बनाने की सलाह दी गई थी। जमोरिन के विरोध और मिस्र के मामेलुके सुल्तान की धमकी का सामना करना पड़ा। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। ठीक है। 1507 में मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेना, 1507 में किसकी? मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेना द्वारा दीव के, मतलब वही दमन दीव वाला, एक सैनिक युद्ध में एक पुर्तगाली स्क्वाड्रॉन को हरा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अल्मोड़ा के बेटे की मृत्यु हो गई। फिर अल्मेडा ने 1508 में दोनों सेनाओं को कुचलकर अपनी हार का बदला ले लिया। अल्मेडा को उद्देश्य क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी। अब आ जाए कि ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्टेज सिस्टम किसने शुरू किया? तो किसने शुरू किया? अल्मेडा ने। ठीक है। यहाँ से ये तैयार करती जाइए। फिर फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा भारत के पुर्तगाली गवर्नर के रूप में सफल हुए। उन्हें पूर्व में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। अब आ जाए कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता, तो किसको बोलेंगे आप? फ्रांसिस्को अल्फांसो डी अल्बुकर्क। उसके बाद इसके बारे में अब सब दिया है कि कार्टेज सिस्टम इसने शुरू कर दिया। बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अधिग्रहण कर लिया था 1510 में। ठीक है। इसके बाद जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, तंबाकू, काजू जैसी नई फसलें, नारियल की बेहतर वृक्षारोपण किस में लाई गई? ये यूपीएससी और पीसीएस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तंबाकू और काजू जैसी नई फसलें या नारियल की बेहतर वृक्षारोपण की किस में लाई गई? ईसाई जगत के पुर्तगाली नेतृत्व के कारण मुसलमानों का घोर उत्पीड़न। अब आ जाए कि अल्बुकर्क ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। मतलब उस समय अल्बुकर्क ने जो है क्या किया? सती प्रथा को समाप्त कर दिया और पुर्तगाली पुरुषों को स्थानीय लोगों से शादी करने के लिए इसने क्या किया? प्रोत्साहित किया। आगे आते हैं नीनो दा कुन्हा। इसके बाद कौन आता है? नीनो दा कुन्हा। ये कब आया? 1529 भारत में पुर्तगाली गवर्नर बना ये। ठीक है। और इसने 1523 में पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कहाँ? कोचीन से कहाँ ले गया? ये गोवा। ये आ जाए कि जो है पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन से गोवा किसने ट्रांसफ़र किया? तो कोचीन से गोवा ले जाने वाला जो हेडक्वार्टर है वो कौन था? ये नीनो दा कुन्हा ही था। ठीक है। फिर इसने क्या किया?
गुजरात के बहादुर शाह ने वर्ष 1534 में हुमायूं के साथ अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों से मदद मांगी। ठीक है ना, किसने? बहादुर शाह ने। इन्होंने बेसिन द्वीप को उसकी निर्भरता के साथ सौंप दिया। कौन सा द्वीप दे दिया इसने? बेसिन द्वीप। ठीक है, और पुर्तगालियों को द्वीप में एक आधार बनाने का वादा कर दिया। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, टू द पॉइंट है ये। 1536 में जब हुमायूं गुजरात से वापस चला गया तो संबंधों में विकृति आ गई। शहर के निवासियों पुर्तगालियों से लड़ने के कारण संघर्ष उत्पन्न हुआ। बहादुर शाह का उद्देश्य विभाजन की दीवार खड़ी करना था, जिससे पुर्तगालियों के साथ बातचीत शुरू हो सके। 1537 में बातचीत दौरान गुजरात के शासक को पुर्तगाली जहाज पर बुलाया गया, उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, द कुन्हा का लक्ष्य बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव को बढ़ाना था। पुर्तगाली नागरिकों को हुगली में अपना मुख्यालय बनाकर बसाना था। किसका? नीनो दी कुन्हा का ये लक्ष्य था। फिर पुर्तगालियों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कैसी बनी, ये बात पहले देख लेना। पुर्तगालियों के अधीन भारत का प्रशासन कैसा रहा, ये भी देखना कि उनके नियंत्रण में कौन कौन क्षेत्र है पुर्तगालियों के। गोवा था, मुंबई, दमन द्वीप, दक्षिण और साथ ही दक्षिण में व्यापार की चौकियाँ। पूर्वी तट पर भी अन्य चौकियाँ इन्होंने बसाई, जैसे चेन्नई में सैनथोम और तमिलनाडु में नागपट्टनम। ये किसकी हैं? ये जो है पुर्तगालियों का दिन है। फिर मंगलौर, कालीकट, कैन्नौर, कोचीन जैसे शहर पुर्तगालियों के लिए महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन गए। 16वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल में हुगली एक बहुत ही महत्वपूर्ण बस्ती बन गई। फिर प्रशासन संरचना, वायसराय प्रशासन का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, कार्यकाल तीनों ही बाद में, ये सब कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। अब हम लोग आते हैं यहाँ जो है, इधर आते हैं। इधर क्या है? बेदौर द फैजेंडा। ये अधिकारी है, कोई दिक्कत नहीं, कार्य की कुछ नहीं पढ़ो। धार्मिक नीति क्या थी ये पढ़ लेना मेंस के हिसाब से, और यूपीएससी की तरह है, इसको मत पढ़ो अभी। मुगलों के साथ राजनीतिक संबंध कैसे रहे, ये यहाँ से पढ़ लो एक लाइन। 1608 में ब्रिटिश कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। ठीक है ना, तो विलियम हॉकिंस कहाँ पहुँचा? जहांगीर के दरबार में। ठीक है ना, व्यापारिक सुविधाएं देखकर जाना जा सकता है। नमक के निर्माण पर एकाधिकार किसका? पुर्तगालियों का। ठीक है, उन्होंने कस्टम हाउस बनाया। तंबाकू पर शुल्क लगाने जैसी सख्ती को लागू कर दिया। ये कैसे थे? क्रूर थे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 24 जून 1632 को हुगली पर मुगलों की घेराबंदी शुरू हो गई, जिसके परिणामस्वरूप 3 महीने बाद हुगली पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है, यहाँ से छोड़ो। पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण रहे, तुम लोग खुद से देख लेना। ठीक है, मिस्र फारसा से उत्तर भारत में शक्तिशाली राजवंशों को देने प्रारंभिक वर्षों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को खो दी। समुद्री लुटेरे ये लोग थे। ठीक है, और ये सब बाद में आप लोग देख लेना, कोई मतलब नहीं। पुर्तगालियों का महत्व क्या रहा देख लो। पुर्तगालियों ने शाही शस्त्रागार, डॉकयार्ड बनाए। पायलटों के लिए एक नियमित प्रणाली बनाई, जिससे हिंद महासागर में उनकी नौसेना बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई। उन्होंने अपने जहाज़ों के बॉडी कवच, मैचलॉक मैन, बंदूकों के उपयोग के लिए माध्यम से सैन्य नवाचार प्रदर्शन किया। अपनी पैदल सेना को संगठित करने के लिए स्पेनिश मॉडल का उपयोग किया। बेहतर जो है जहाज़ निर्माण तकनीकों के ने उन्हें हर मौसम में समुद्री यात्रा करने में मदद की। और ये सब के बाद आ जाएगा डच। तो डचों के आगमन का मतलब जो है प्रसार। कार्नेलिस डी हाउटमैन वर्ष 1596 में सुमात्रा और कहाँ बनताम तक पहुँचने वाले पहले डचमैन थे। ठीक, ये देख लो। फिर नीदरलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी। नीदरलैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 1602 में, जिसके पास व्यापार करने, क्षेत्र में कब्जा करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर युद्ध में शामिल होने की शक्ति थी। डचों ने अपना पहला कारखाना कब खोला? 1605 में। कहाँ खोला? मसूलीपट्टनम में। याद रखना कि डचों ने अपना पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। उन्होंने पुर्तगालियों से मद्रास के पास नागपट्टनम पर कब्जा कर लिया। ठीक, पुर्तगालियों से मद्रास के पास नागपट्टनम में कब्जा कर लिया और इसे दक्षिण भारत में अपना मुख्यालय बना लिया। डचों के अन्य महत्वपूर्ण कारखाने देख लिए। सूरत में 1616 में, दिल्लीपट्टनम में जो है 1641 में, कराईकल में 1645, चिंसुरा, बारानगर, काशिम बाजार, बालासोर, पटना, नागपट्टनम, कोचीन, ये जो है महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, यहाँ देख लेना। ठीक है, इन्होंने क्या किया? मध्य भारत में नील, बंगाल, गुजरात, कोरोमंडल से कपड़ा और रेशम
बिहार से ये लोग सोदा मंगाया करते थे, गंगा घाटी से ये लोग अफीम मंगाया करते थे और चावल ले जाया करते थे। काली मिर्च और मसाले के व्यापार पर डचों का एकाधिकार हो गया था। वे रेशम, कपास, कांची, रेशम, कपास, नील, चावल और अफीम के भी में भी रुचि रखा करते थे। ये सारे के सारे यूपीएससी के जो है सबसे अच्छे टॉपिक है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर डचों का पतन कैसे हुआ ये देख लेना। ठीक है, कैसे कैसे उनका पतन हुआ, तो ये यहाँ से हम लोग देखते हैं। थर्ड एंग्लो डच युद्ध में डच सेना ने बंगाल की खाड़ी में अंग्रेजी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। 7 साल के युद्ध के दौरान अंततः अंग्रेजों ने जवाबी कार्रवाई की और 1759 में हुगली की लड़ाई जीत ली। ठीक है, फिर हुगली की लड़ाई 1759 जिसे बेदारा या बेदरा की लड़ाई कहते हैं। ठीक है ना, बेदरा के युद्ध किस किस के बीच हुआ? अंग्रेजों और डचों के मध्य। कब? 1759 में हुआ। चिनसुरा की लड़ाई के नाम से भी इसे चिनसुरा आ जाए, बेदेरा आ जाए, बेदरा आ जाए। ठीक है, भारत में डच महत्वाकांक्षा को ख़त्म कर दिया अंग्रेज़ों को, और यहाँ से जो है अंग्रेज सर्वोपरि बनते चले गए। 1580 में फ्रांसिस ड्रेक की दुनिया भर की यात्रा की और 1588 में स्पेनिश आर्माडा अंग्रेज़ों की जीत ने अंग्रेज़ों को उद्यम की एक नई भावना पैदा कर दी। अब अंग्रेज़ महारानी एलिजाबेथ के उससे कब? 31 दिसंबर 1660 से। और इनका छोड़ो वो सब चीज़ें। यहाँ कैप्टन हॉकिंस आपको पहले ही बताया कि ये जो है जहांगीर के दरबार में पहुँच गया था 1609 में एक फैक्ट्री स्थापित करने, व्यापार रियायतें हासिल करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में ये पहुँच गया। 11 में जो है अंग्रेज़ों ने कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में व्यापार शुरू किया। 1616 में इन्होंने कहा वहाँ पर जो है मसूलीपट्टनम में ये कारखाना स्थापित कर लिया। फिर कैप्टन थॉमस वेस्ट ने 1612 में सूरत के तट पर पुर्तगालियों को हरा दिया, जिसके परिणामस्वरूप जहांगीर ने वर्ष 1613 में अंग्रेज़ों को सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। ठीक है ना, किसने? जहांगीर ने अंग्रेज़ों को जो है सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति कब दी? 1613 में। फिर ये सर थॉमस रो आए। जेम्स प्रथम के एक मान्यता प्राप्त कौन थे? राजदूत थे। 1615 में आए और फरवरी 1619 तक रहे। हालांकि जहांगीर के साथ एक वाणिज्यिक संधि संपन्न करने में असफल रहे। ये पहले आए तो जहांगीर ने इनकी बात मानी नहीं, इनकी कैप्टन हॉकिंस की बात उन्होंने मान ली। इन्होंने आगरा, अहमदाबाद में ब्रोच में कारखाने स्थापित करने की अनुमति सहित कई विशेषाधिकार प्राप्त किए। ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से रहे? गोलकुंडा, ये टॉपिक मतलब पॉइंट अच्छा है। ठीक है ना, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा गोल्डन फरमान जारी किया गया। ठीक है, गोल्डन फरमान आ जाए कि गोल्डन फरमान किसने जारी किया, तो किसने किया? यहाँ पर जो है सुल्तान द्वारा। किसके? गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा। फिर बॉम्बे को राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में उपहार देना, ये तो देख लेना 1688। फिर 1639 में चंद्रगिरी के शासक विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि ने मद्रास में एक गढ़वाली फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी, जो बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज बन गई। ठीक है, और मसूलीपट्टनम को दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों की मुख्यालय। अब आ जाए कि अंग्रेज़ों ने जो है दक्षिण भारत में किसको अपना मुख्यालय बनाया, तो किसको बनाया? मसूलीपट्टनम को जो है अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में बनाया। और जो यहाँ लिखा भी है यूपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब आखिरी चलते हैं हम। यहाँ अंग्रेज़ों ने व्यापारिक गतिविधियों के पूर्व की ओर बढ़ाया और 33 में महानदी डेल्टा पर हरिहरपुर और बालासोर में कारखाने स्थापित कर लिए। बंगाल में शाह शुजा ने वार्षिक भुगतान के बदले अंग्रेज़ों को व्यापार करने की अनुमति दी। बंगाल में कौन था? शाह शुजा। ठीक है, हुगली, कासिम बाजार, पटना में स्थापित कारखाने कर लिए। विलियम हेजेज ने क्लेबन बस्ती बनाने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। जॉर्ज चार्नोक समझौते में सफल रहा। उन्होंने एक संधि पर हस्ताक्षर किया जिसके तहत 1691 में सुतानुती में एक अंग्रेजी कारखाने की अनुमति दी गई। बस 1698 में अंग्रेज़ों 3 गाँवों की सुतानुती, गोविंदपुर और कालीकट, ये याद रख लें। 1698 से जमींदारी उनके मालिकों से खरीदने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहे। फिर 1700 आ जाता है। इसे क्लेवन बस्ती का नाम यानी कि फोर्ट विलियम रखा गया जब ये पूर्वी प्रेसिडेंसी की सीट बनी और सर चार्ल्स आयर इसके पहले अध्यक्ष बने। अब आ जाता है फर्रुखसियर का फरमानी, तो आप जानते 1715, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना है। इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कहाँ बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में विशेषाधिकार इनको प्राप्त हो, किसको? अंग्रेजों को। ठीक है ना, इसमें क्या था? बंगाल में अतिरिक्त सीमा शुल्क लगा से छूट दी गई, दस्तक जारी करने की अनुमति, और कलकत्ता के आसपास अधिक भूमि किराए पर लेना, और हैदराबाद में व्यापार शुल्क से मुक्ति मिली। किसको? अंग्रेज़ों के लिए। सूरत में इनको जो है
कंपनी को सिर्फ 10,000 रुपये वार्षिक देने पड़ते थे, बाकी सारी जिम्मेदारियाँ सारे काम कौन करते, यही अंग्रेज। फिर डेनमार्क से डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, 1616 में। 1620 में तंजौर के पास तावड़कोर में अपना पहला कारखाना स्थापित कर लिया। ये लोग कहाँ थे डेनमार्क वाले, ये लोग देखो कलकत्ता के पास श्रीरामपुर है सबसे महत्वपूर्ण डेनिश बस्ती थी। डेनिश वाणिज्य के राजनीतिक हितों के बजाय मिशनरी गतिविधियों से अधिक रुचि रखा करते थे। फ्रांसीसी आए तो देख लेना फ्रांसीसी के बारे में। पहला फ्रांसीसी फैक्ट्री 1667 सूरत में स्थापित हुआ, ठीक है। फिर 1669 में मछलीपट्टनम में एक फैक्ट्री खोल दी। उसके बाद 1673 में फ्रांसीसी ने बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान से कलकत्ता के पास चंदनगर में एक टाउनशिप स्थापित कर लिया। फ्रांसिस मार्टिन को वर्ष 1674 में शेर खान लोदी द्वारा बीजापुर की तथा पांडिचेरी का स्थान प्राप्त किया गया था। बाद में पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसियों का केंद्र बन गया। कौन, पांडिचेरी बन गया, ठीक है, महत्वपूर्ण केंद्र। फिर इनके कौन कौन से व्यापार केंद्र है और भी, माहे, कराईकल, बालासोर, ठीक है ना, ये डचों के भी रहे, इनके भी हैं। 1697 में डचों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में रेजविक की संधि, अब देखो रेजविक की संधि याद कर लेना, फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया। फिर 1720-42 के बीच गवर्नर लेनोर और डुमास के नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी पुनर्गठित कर दी गई। कर्नाटक युद्ध देखने जाना, मतलब मैं अगर यूपीपीसीएस में कह सकता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाता है। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 तक चला, ठीक है ना। कोरोमंडल तट पर रहा ये। ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार युद्ध के कारण यूरोप में एंग्लो फ्रांस युद्ध का विस्तार हुआ। 1748 में जो है कैसी, एक्सला-शापेल की संधि, इसको याद कर लो, एक्सला-शापेल की संधि पर हस्ताक्षर हुए, मतलब युद्ध समाप्त हो गया। इसके साथ मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम की लड़ाई, याद कर लो, इसको चिन्हित किया गया था, जहां कैप्टन पैराडाइज के तहत एक छोटी फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और महफूज खान की सेना को हराया था। इस जीत ने दक्कन में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष में एक अनुशासित सेना की प्रभावशीलता और नौसैनिक बल के महत्व को उजागर किया। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1749 से 1754। किस किस के बीच हुए देख लो। कर्नाटक युद्ध में सफल फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, डुप्ले। भारत में, दक्षिण भारत में फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ाने में इसने प्रयास किया। यह युद्ध निजामुल मुल्क, ठीक है ना, ये हैदराबाद में था। इसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी संघर्ष कारण उत्पन्न हुआ। फ्रांसीसियों ने क्रमशः दक्कन और कर्नाटक के कौन था, मुजफ्फरजंग और चंदा साहब, कौन कौन थे यहाँ पर, ठीक है ना। दक्कन में मुजफ्फरजंग, कर्नाटक में चंदा साहब के इन्होंने जो समर्थन दिया, जबकि अंग्रेज नासिर जंग और अनवरुद्दीन के पक्ष में थे। अंबूर की लड़ाई कब हुई, तो अंबूर की लड़ाई 1749 में, किसके, मुजफ्फरजंग चंदा साहब के बीच में, ठीक है। एक अंग्रेज कंपनी एजेंट रॉबर्ट क्लाइव ने तिरुचिनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए 1751 में अरकोट पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने अरकोट पर कब कब्जा, 1751 में, ठीक है। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये सप्तवर्षीय युद्ध रहा। पांडिवास का युद्ध यहाँ से याद रखो, काउंट थॉमस आर्थर डी लाली को याद रखो, ठीक है। पेरिस संधि का भी 1763 में हुई, ठीक। फिर यहाँ डुप्ले के बारे में दिया गया सारी कहानी कि मुजफ्फरजंग ने डुप्ले को नवाब की उपाधि दी, ठीक है। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाला पहला डुप्ले था भारतीय सम्राटों के, ठीक। ये सहायक संधि की प्रथा का प्रवर्तक था, ठीक है। आगे देखो डुप्ले की कमजोरी क्या रही देख लेना। फ्रांसीसी अंग्रेजों क्यों हार गए, ये प्रीलिम्स का टॉपिक नहीं है। फिर यहाँ से अन्य यूरोपीय शक्तियों तुलना में अंग्रेजों की सफलता के पीछे क्या कारण रहे, नौसैनिक श्रेष्ठता, औद्योगिक क्रांति से भाप इंजन, पावर लूम जैसी मशीनों। फिर ब्रिटिश सैनिकों अच्छी तरह से कैसे से प्रशिक्षित थे, कुशल नेतृत्वकर्ता थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक था, अंग्रेजों को धन प्राप्त करने के लिए ऋण बाजार करने की उसने मदद दी। ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या पर भारत कैसा था वो देख लेना, ठीक है ना, कैसा था। मुगलों के सामने चुनौतियाँ कौन सी रहीं, मुगलों के सामने बाहरी चुनौती जैसे नादिर शाह का आक्रमण हो गया, ठीक है। नादिर शाह के आक्रमण के बाद फिर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण कब हुआ, 1757 दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल सम्राट की निगरानी के लिए एक अफगान कार्यवाहक को सौंप दिया गया, ठीक है। आलमगीर द्वितीय को मुगल सम्राट और नजीब उद दौला रोहिलों का प्रमुख को मीर बख्शी के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी, 1761 में, किसके, अहमद शाह अब्दाली भारत वापस आ गया और उसने मराठों को हरा दिया। फिर औरंगजेब के बाद कमजोर शासक कौन कौन हुए, जैसे बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक रहा। जैसे शाह ए बेखबर, इसे याद कर लो, शाह ए बेखबर किसकी उपाधि है, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक था।
ने मराठों राजपूत जाटों को एक साथ एक शांति संधि अपनाई। बाद में सिख नेता बंदा बहादुर विद्रोह करने लगा। फिर जहांदार शाह, ये 1713 तक था। ये जुल्फ़िकार खान की मदद से सम्राट बना। कौन? जहांदार शाह। ठीक है। और बाद में प्रधानमंत्री इसको नियुक्त कर दिया गया। इन्होंने साम्राज्य के वित्त को मजबूत करने के लिए इजारा प्रणाली किसने शुरुआत की? तो जहांदार शाह ने 1713 में जहांदार शाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है। फिर फर्रुखसियर आए। फर्रुखसियर जो है 1718 वह सैयद ब्रदर्स यानी अब्दुल्ला खान और हुसैन अली की मदद से जहांदार शाह की हत्या के परिणामस्वरूप सत्ता में आया, जो बाद में उनके दरबार में वजीर और मीर बख्शी बन गए। इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। जजिया और तीर्थयात्रा को समाप्त करने जैसे कदमों को इसको देखा जा सकता है। 1717 का फरमान देखकर अनजाने में अंग्रेजों को आगे बढ़ाने में इसने सहायता की। 1719 में सैयद बंधु ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से फर्रुखसियर को गद्दी से हटा दिया। इस प्रकार फर्रुखसियर अपने सरदारों द्वारा मारा जाने वाला पहला मुगल सम्राट बना। कौन? फर्रुखसियर। ठीक है। फिर रफ़ी-उद-दौला 1719 में सभी मुगल शासकों में उसका शासनकाल सबसे छोटा था। रफ़ी-उद-दौला शाहजहाँ, ये से शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि दी जाती है। फिर मोहम्मद शाह रंगीला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निज़ाम उल मुल्क की मदद लेकर सैयद भाइयों को मार डाला। बाद में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की इसने स्थापना की। करनाल की लड़ाई 1757 नादिर शाह से हार का सामना इसको करना पड़ा। फिर अहमद शाह बहादुर अक्षम शासक था बहुत ज़्यादा। रानी की माँ ऊधमबाई के हाथों में छोड़ दिया था इसे। ऊधमबाई को किबला ए आलम की उपाधि दी गई। ठीक है। आलमगीर द्वितीय। अब आलमगीर द्वितीय को देख लेते हैं। आलमगीर द्वितीय वह सम्राट जहांदार शाह का पुत्र था। ईरानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली जनवरी 1757 में दिल्ली पर पहुंचा। उसके शासनकाल के दौरान 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई। फिर शाह आलम द्वितीय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके निर्णायक लड़ाइयाँ कई लड़ी गई, जैसे पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है। बक्सर की लड़ाई 1764 में। लड़ाई के बाद इसने इलाहाबाद की संधि 1765 में इसने हस्ताक्षर किए। इसमें निम्न शर्तें लगाई गई। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दे दिया इसने। ठीक है। अंग्रेजों को संरक्षण में ले लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अकबर शाह द्वितीय, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर शाह द्वितीय ने। 1835 में शासनकाल दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को मुगल सम्राट की अधीनता के रूप में संदर्भित करने बंद कर दिया और सम्राट के नाम वाले सिक्कों को उत्पादन इसने बंद कर दिए। फिर बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेकर 1857 तक मुगल सम्राट। ठीक है। ये अंतिम मुगल सम्राट किसको बोला जाता है? बहादुर शाह द्वितीय को। 1857 के दौरान भारत के सम्राट का इसे घोषित कर दिया गया। बाद में इसे अंग्रेजों ने पकड़ लिया और रंगून भेज दिया और रंगून में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। क्षेत्रीय राज्यों को इसको देखने में हैदराबाद स्थापना किलिच खान ने, जो निज़ामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता। पहले मुगल सम्राट के तहत वजीर के रूप में कार्य करता था। सक्र-खेड़ा की लड़ाई 1724 में हुई। किलिच खान ने दक्कन में मुगल वायसराय को हरा दिया और नियंत्रण ग्रहण कर लिया। वह वायसराय बन जाता और खुद को आसफ जहाँ की उपाधि प्रदान करता है। फिर अवध में सादत खान द्वारा स्थापित, जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना था, किसको? अवध को। ठीक है ना। सादत खान ने नादिर शाह के दबाव के कारण आत्महत्या कर ली। ठीक है। किसने? सादत खान ने किसके दबाव में कर ली? नादिर शाह के दबाव में आत्महत्या कर ली। उसे भाई लूट मांग कर रहा था। उसके बाद सफदरजंग अवध के नवाब बन गए। बंगाल में कौन था जो स्वतंत्र शासक? मुर्शिद कुली खान ने इसकी स्थापना की। बाद में उनके बेटे शुजाउद्दीन को ट्रांसफ़र कर दी गई। अलीवर्दी खान ने सत्ता संभाली और वार्षिक कर देकर राज्य को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र कर लिया। मैसूर में देखो, ये मैसूर बाडियार राजाओं का शासन था। हैदर अली ने संभाला और अंग्रेजों के साथ लगातार युद्ध लड़ता रहा। केरल में देखो, मार्तंड वर्मा, ये याद कर लेना, संपूर्ण राज्य बनाया जिसकी राजधानी उन्होंने कहाँ रखी? त्रावणकोर। ठीक है ना। अगले बढ़ो। जाट 1669 में गोखला ने मथुरा में मुगलों के खिलाफ पहले बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया, हालांकि सफल नहीं हुआ। बाद में चूड़ामल और बदन सिंह ने सफलतापूर्वक भरतपुर राज्य की स्थापना की। सबसे उल्लेखनीय जाट नेता कौन था? सूरजमल। इन्होंने आगरा, मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ को शामिल करने के लिए क्षेत्रों का विस्तार कर लिया। सूरजमल के बाद जाट राज्य छोटे छोटे राष्ट्रों में विभाजित हो गया। सिखों का देखो, औरंगजेब का शासनकाल। 9वें सिख गुरु कौन थे? तेग बहादुर। 1675 में औरंगजेब द्वारा हिरासत में ले लिया गया
और मौत की सज़ा दी गई। अब आ जाए कि मतलब जो है औरंगजेब ने किसे मौत की सज़ा सुनाई किया, किस जो है सिख गुरु को, तो गुरु तेग बहादुर जी। कौन से गुरु थे? सिखों के 9वें गुरु। कब? 1675 में। गुरु तेग बहादुर के उत्तराधिकारी कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, उनके बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं हुए। ठीक, हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी हुए। गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को खुलकर विरोध किया। अपने अधिकारों और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सिखों को एक हिंसक समूह में बदल दिया। अब आ जाए कि किस सिख गुरु ने जो है सिखों को हिंसक समूह में बदल दिया, तो कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी। किसके शिष्य थे? गुरु तेग बहादुर के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, 1260 में बंदा बहादुर सिखों के नेता बने, लेकिन वह युद्ध में मारे गए। रंजीत सिंह ने पंजाब क्षेत्र में 12 मिसलों को जो है मिलाकर एक मजबूत सिख साम्राज्य की स्थापना की। वह शुक्र चकिया मिसल। अब आ जाता है कि रंजीत सिंह किस मिसल से थे? शुक्र चकिया मिसल से थे वह। ठीक है ना, बाकी और सब चीज़ें उन्होंने 1802 में अमृतसर, 1799 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि, कौन सी? अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर करके शिष्य सतलज क्षेत्रों पर ब्रिटिश अधिकार को मान्यता दी। हालांकि जैसे ही उनका शासनकाल समाप्त हुआ, अंग्रेजों ने 1838 में शाह शुजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को पंजाब से गुजरने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की। मराठाओं को देख लीजिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली से हार गए। रोहिलखंड और फरुखाबाद, अली मोहम्मद खान, इसको देख लेना। ठीक है, अगले देखो, हम लोग अगले बढ़ते हैं। क्षेत्रीय राज्यों की प्रमुख विशेषताएं पढ़ लेना क्या क्या थी। ठीक है, वास्तुकला और संस्कृति का विकास कैसे हुआ? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में अशरफ उद्दौला द्वारा बनाया गया। सवाई जयसिंह ने क्या किया? पिंक सिटी यानी कि जयपुर का निर्माण करवाया। उन्होंने जो है जयसिंह ने जयपुर, बनारस और मथुरा, इसको अच्छे से करना, कहाँ का 4 जगह थी, जयपुर, बनारस और मथुरा। जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन में 5 खगोलीय वेधशालाएँ बनवाईं। अंत में उन्होंने जीज मोहम्मद शाही तैयार कि लोगों को खगोल विज्ञान में अध्ययन करने में मदद करने के लिए समय सारणी का एक सेट था। केरल में पद्मनाभपुरम महल, याद रखना, केरल में पद्मनाभपुरम महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। भाषा एवं साहित्य देखो, भाषा एवं साहित्य कैसा क्या हुआ, तो इसको सब लोग पढ़ लेना। मिर्जा गालिब, ठीक है ना, मलयालम साहित्य का समर्थन किया कि कुंचन नाम्बियार जैसे कवियों ने। तमिल भाषा में सितार कविता का विकास तय्युम नाबर जैसे कवियों द्वारा। वारिस शाह ने पंजाबी साहित्य में रोमांटिक महाकाव्य हीर रांझा लिखा। ठीक है, किसने? वारिस शाह ने लिखा। बाकी सब पढ़ना। भारत में ब्रिटिश शक्तियों का विस्तार, कैसे सफलता है, क्या कारण रहे, ये सब मेंस का टॉपिक है, पढ़ लेना। ठीक है, टीपू सुल्तान के बारे में बताया गया। बंगाल पर ब्रिटिश विजय बताई गई। बंगाल में शासकों का कालक्रम क्या रहा? बंगाल में पहले मुर्शिद कुली खां रहे। कब? 1727 तक बंगाल के दीवान रहे। कितने? 27 साल तक। फिर उनके दामाद शुजाउद्दीन रहे 1747 तक। उसके बाद सरफराज खान, फिर अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को मार डाला। 1756 तक शासन किया। उसने मुग़ल सम्राट को भेंट देना भी बंद कर दी। किसने? अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान को उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराज उद्दौला। इसके ब्लैक होल की घटना के बारे में आप जानते हैं। फिर प्लासी को 1757 में हुआ, इसके बारे में सिराज उद्दौला, ठीक है ना, इसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है ना, ब्लैक होल की त्रासदी भी हुई। ठीक है, सिराज उद्दौला के समय में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। युद्ध और उसके परिणाम क्या रहे? रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर, जगत सेठ और अन्य लोगों के साथ एक गठबंधन बना लिया। ठीक है ना, यही लोग गद्दार बने। ठीक है, षड्यंत्र के कारण ही जो है आसानी से युद्ध जीते। कौन? अंग्रेज। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, मीर जाफर का बंगाल पर शासन। अंग्रेजों से परेशान होकर मीर जाफर ने डचों के साथ षड्यंत्र कर रचने का प्रयास किया और 1759 में बेदरा की लड़ाई लड़ी। ठीक है ना, 1759 में बेदरा की लड़ाई। 1760 में किसका हुआ? बांडीवास का युद्ध, लिखा भी है, बांडीवास का युद्ध हुआ। ठीक, कठपुतली शासक बन गया। दोहरी व्यवस्था के कारण प्रशासनिक व्यवस्था चल गई। वारेन हेस्टिंग ने दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया। कंपनी के विरुद्ध मैसूर का प्रतिरोध। अंग्रेजों से पहले मैसूर कैसे था? तालीकोटा के युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद बेदोयार राजवंश मैसूर पर शासन किया। ताकि ये सब पढ़ते रहना। डिंडीगुल जो है, इसकी स्थापना हैदर अली। तमिलनाडु में एक हथियार फैक्ट्री के रूप में स्थापना किसने की? पश्चिम शैली सैन्य प्रशिक्षण शुरू करवाया हैदर अली ने। ठीक है ना, 1761-63 में डोड, बल्लापुर, सेरा, बेदनूर और होसकोटे पर कब्जा कर लिया और दक्षिण भारत के पोलीगारों को अपने अधीन कर लिया। 1774 से 76 के दौरान हैदर अली ने मराठों पर कब्जा, कई बार छापे मारे। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 लेकर 1769।
हैदर अली ने जो है ना, हैदर अली ने अंग्रेजों को हराने के लिए मराठों को शांत करने और हैदराबाद के निज़ाम को अपना सहयोगी बनाने के लिए कूटनीतिक कौशल का इस्तेमाल किया। यहाँ पर क्या मद्रास की संधि हुई, ठीक है। फिर द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध 1780 से लेकर 1784 में हुआ, ठीक है। मराठों और निज़ाम के साथ गठबंधन कर लिया किसने, अंग्रेज़ों के खिलाफ, किसने, हैदर ने, ठीक है। इसने कहाँ पर, अरकोट पर कब्जा कर लिया। 81 में जनरल बैली के नेतृत्व में बाली अंग्रेज सेना को हटा दिया। फिर आयरे कूट आता है, इसके नेतृत्व में अंग्रेज जो है मराठों निज़ाम को हैदर के गठबंधन से अलग करने में कामयाब रहे और इसको जो है 1781 में कोटोनोवा में हार का सामना करना पड़ा। फिर इसके बाद देखो कमांडर ब्रेथवेट हो गया। 1782 में हैदर अली की कैंसर के कारण कैंसर से मृत्यु हो गई। ये नया फैक्ट मैं समझा हूँ, अभी तक मैंने ये नहीं पढ़ा था। 1782 में हैदर अली की कैंसर के कारण मृत्यु, जिसके कारण उनके बेटे टीपू सुल्तान को बिना किसी निर्णायक परिणाम के, यानी कि जो है द्वितीय युद्ध कैसा रहा इनका, अनिर्णायक रहा। और इसमें हस्ताक्षर संधि कौन सी हुई, मंगलौर की संधि, ठीक है, 1784 में, ठीक। फिर तीसरा आंग्लो मराठा युद्ध, टीपू सुल्तान त्रावणकोर के राज्य के बीच विवाद अंग्रेजों द्वारा त्रावणकोर का पक्ष लेने के कारण युद्ध में बदल गया। तो भाई क्या हो रहा है, चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ये जो है सही से काम नहीं कर रहा है, तो हम जो है बाद में कर लेंगे क्लास। इसको बंद करके यहाँ से इसको रखते हैं। ठीक है, यही क्लास का आज एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्लास जो है इस चलने लगी है। अरे भाई सही हो जाए, क्या हुआ इसको।